पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। फीसदी थी और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए और हमारे दिमाग में और दिल में कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि ये पार्टी हमारी है। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राठौड़ आ चुका हूं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में जानेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। राजनीति की गद्दी कैसी गद्दी होती है जिसको कोई हासिल कर ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये पोजीशन, ये पावर अगर किसी एक अच्छा आदमी के हाथ में चले जाए तो देश, सोसाइटी के लिए क्या कुछ कर सकता है, अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। और यही पावर अगर कोई गलत आदमी के हाथ में चले जाए तो वही इसका किस तरीके से फायदा उठा सकता है, अपना इस तरीके से कैसे फायदा निकाल सकता है, और लोग, सोसाइटी, देश का किस तरीके से नुकसान कर सकता है, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरी तरीके से देखिए। आज बहुत सारी चीज़ों का पोल खोलने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इंडियन इलेक्शंस में एक्चुअल में पैसा कितना ज़्यादा खर्च होता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसमें से 10 से 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्शन कमीशन के द्वारा खर्चा गया है, जो इलेक्शन करवाने के लिए खर्चा गया। और उसके बाद में 20 से 25,000 करोड़ रुपए लगभग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा खर्चा गया, जो एड्स, कैंपेन, इस सारी चीज़ों में खर्चा गया। और उसके बाद में 12 से 15,000 करोड़ रुपए लगभग पूरा कैश डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब पूरा कैश में खर्च हुआ, जिससे वोटर्स को खुला कैश दिया गया, अल्कोहल, ड्रग्स, इस सारी चीज़ों का, गोल्ड, ये सारी चीज़ें दी गई इन बाकी के बचे हुए 12 से 15,000 करोड़ रुपए में। ये तो सिर्फ वो डेटा है जो ऑन रिकॉर्ड है। और एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक एक एमएलए इलेक्शन में, एक एमएलए की सीट के ऊपर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्चे जाते हैं एक सदस्य के द्वारा। और ऐसे पूरे देश भर में लगभग 4042 सीट्स हैं एमएलए की। और हर सीट के ऊपर, अगर हर एक सदस्य के ऊपर अगर 10 करोड़ भी खर्चे जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय अगर 10 कर दोगे आप, तो यहाँ पर 40,420 करोड़ रुपए सीधा सीधा खर्च होते हैं एमएलए के ऊपर। और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक सदस्य खड़ा हो रहा है एक सीट से, एक इलाके से। हर मिनिमम 2 से 3 लोग खड़े होंगे इलेक्शन में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 कर दोगे तो डिजिट इतना ज़्यादा आ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। जितना पैसा ये इलेक्शंस में खर्च करते हैं, अगर वही पैसा लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, देश के लिए खर्च किए जाते हैं तो आज देश की कुछ और ही हालत होती है। बात ऐसी नहीं है कि लोग वोट नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअल बात तो ये है कि अब लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर, पार्टीज के ऊपर और इन सारे नेताओं के ऊपर विश्वास ही ना रहा। इसी कारण की वजह से लोग छुट्टी लेना पसंद करते हैं, घर पे बैठना पसंद करेंगे, पर वोट डालने के लिए वोटिंग बूथ तक नहीं आएंगे। इलेक्शंस के टाइम पे एक नेता कॉमन लोगों से 500,000 रुपए में वोट्स खरीद लेता है। वो सिर्फ वोट्स नहीं खरीदता, 500 या 1,000 रुपए दे करके वो पूरे 5 साल का समय खरीद लेता है आप लोगों से, सिर्फ 500 या 1,000 रुपए में। जब इलेक्शंस की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि अभी हम लोगों को 2 लोगों के बीच में से एक इंसान को चुनना है, एक सही और एक गलत लोगों में से एक इंसान को चुनना है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, जिले के लिए, अपने एरिया के लिए एक सही इंसान को चुनना है। पर एक्चुअल सच्चाई तो ये है कि भ्रष्ट तो सारे ही हैं, सारे नेता, सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं। पर एक्चुअल में ये है सच्चाई कि हमें यहाँ पर एक ज़्यादा भ्रष्ट और एक कम भ्रष्ट पार्टी में से किसी एक को चुनना होता है, एक नेता को चुनना होता है अपने देश के लिए। आम आदमी पार्टी के चेहरे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब नए नए पॉलिटिक्स में एंटर किए थे, तब उन्होंने एक लिस्ट बनाया था भारत के कुल सारे भ्रष्ट नेताओं के। उन्होंने बताया था कि ये सारे भारत के भ्रष्ट नेता हैं और इनके साथ वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे। और उनमें से मैक्सिमम लोगों के साथ आज वो खड़े हैं, और उनसे अगर कोई पूछे तो आप उनके साथ क्यों खड़े, जबकि आपने खुद बताया था कि ये सारे भ्रष्ट नेता हैं और आप उनके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। तो बताते हैं कि देश की मजबूरी है मोदी को हटाना है, इसलिए भ्रष्ट लोगों के साथ भी खड़ा होना जायज है। 10 मई 2023 इसी साल इलेक्शंस हुए कर्नाटका में, और इस इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस ने कई सारे वादे किए थे, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और महिलाओं के लिए ऑल ओवर कर्नाटका बस ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहेगा, और उसके बाद में हाउसवाइफ को उनके खाते में
गृहलक्ष्मी के नाम पे 2 से 3 हज़ार रुपये कुछ ट्रांसफ़र किए जाएंगे उनके खाते में हर महीने, और साथ में अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को कुछ पैसे दिए जाएंगे 2-3 हज़ार कुछ हर महीने। तो ये थी कुछ वादे जो कांग्रेस ने किए थे इलेक्शन से पहले, और उसमें से कई वादों को पूरा भी किए। अब आते हैं सबसे पहले बिजली के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि आपको बिजली यहाँ पे फ्री में मिल रही है, फ्री में आप बिजली बांट रहे हो जिस तरीके से, उस तरीके से आपको तो फ्री में यहाँ पे बिजली मिल नहीं रही। इसका पैसा आप कहीं ना कहीं से तो काटोगे, फ्री में तो आपके पास भी बन नहीं रही है। तो जो पैसा आप यहाँ पे से लोगों को फ्री में आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ की प्राइस आप बढ़ाओगे, टैक्स ज़्यादा स्लैब करोगे, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ इन पैसों को काट करके वहाँ पे लिया ही जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस की इन पॉलिसीज के खिलाफ हूँ, पर कांग्रेस की गवर्नमेंट खुद प्रचार करती है कि, कांग्रेस की नहीं पूरे देश की गवर्नमेंट प्रचार करती है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, और दूसरे क्षण महिलाओं को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके उनको पूरे समाज से ही अलग कर दिया जाता है। अगर महिला और पुरुषों में कोई अगर अंतर नहीं है तो उनको भी इक्वल बराबरी दो, उनको भी इक्वल हक दो, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट दो जो डिजर्व करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फ्री में, डीजल पेट्रोल आपके पास फ्री में चल रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को आप फ्री में ना करते हुए अगर आप पैसे लेते हो तो ये खुद गवर्नमेंट के लिए सही होगा कि गवर्नमेंट के पास और पैसे बनेंगे जिससे वो और भी कुछ कर सकती है अपने राज्य के लिए। एक टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगी, और दूसरे ही पल वो ऐसी स्कीम्स लाती हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को हर महीने 2 से 3 हज़ार उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। तो क्या ये है एम्प्लॉयमेंट स्कीम? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर कुछ स्कीम्स लानी ही है तो उन मजदूरों के लिए लाइए जो खड़ी धूप में हर रोज काम करते हैं, उन गरीब किसानों के लिए लाइए जो हर साल जिनकी फसल खराब हो जाती है या तो ज्यादा बारिश के कारण या फिर कम बारिश के कारण। पर उन टॉपिक्स के ऊपर किसी को बात ही नहीं करना है। आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है न्यूज में, मीडिया में, हर एक जगह। पाकिस्तान से आई हुई एक महिला सीमा हैदर, पिछले 1 महीने से उस औरत को हर एक न्यूज चैनल अपने हेड टॉपिक बना करके बैठा हुआ है, उसी टॉपिक को बार बार कवर कर रहा है। और जनवरी से लेकर के अगस्त तक कुल 310 सुसाइड हुए फार्मर्स के। ये तो रजिस्टर्ड सुसाइड्स हैं, और अनरजिस्टर्ड, अनइन्फॉर्म्ड, ऐसे बहुत सारे सुसाइड्स हैं। ये सुसाइड्स एक्चुअल में हो क्यों रहे हैं, फार्मर्स लॉस में क्यों जा रहे हैं, इन टॉपिक के ऊपर किसी को बात ही नहीं करनी है। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए, पर सारा दिन कवरेज देते रहेंगे सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई प्यार में किसी लड़के के। इस साल के इलेक्शंस में कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई और यहाँ पे बीजेपी की हार हुई। नो डाउट बीजेपी में कुछ लीडर्स हैं जिनकी वजह से इस पार्टी को चाहते हैं, पर कुछ गिने चुने ही लीडर्स हैं। पर आप मोदी के नाम पे हर एक स्टेट में वोट नहीं ले सकते। आपको स्टेट गवर्नमेंट का भी फर्ज होता है कि वहां पे आप अपना कुछ काम करें जिससे लोग आपके ऊपर विश्वास करें और आपको वोट डालें। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हर एक इंसान सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देख करके वोट डालेगा। स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ अलग कायदे होते हैं, उनके भी कुछ अलग फर्ज होते हैं। उन फर्ज को अगर आप सही तरीके से निभाओगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। मोदी के नाम पर आप ज्यादा बार, 1 बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, पर बार बार आपको वोट नहीं मिलेगी मोदी के नाम पे। और यही चीज होते आया है कि बीजेपी के साथ मोदी के नाम पे हर जगह वोट लेने की कोशिश 2 टर्म से हो रही है, और तीसरे टर्म में यही जाकर के भारी पड़ गया है यहाँ पे कर्नाटका में भी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी हार गई बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे आई। इलेक्शन से पहले हर एक पार्टियां, हर एक नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं ये बदलाव ला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर इलेक्शन जैसे ही जीत जाते हैं तो उसके बाद में अगले 5 साल तक वो आपकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक रियल इंसिडेंट, किसी और की नहीं, खुद के गांव की। बीदर नाम का शहर है कर्नाटका स्टेट में, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है आलूर के, और उसमें भी एक छोटा सा थांडा है, ठावरा थांडा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव से। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टाइम कर्नाटका में आई थी 5 अगस्त 1905 में, और 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था। उस टाइम पे हैवी बारिश, तूफान के कारण गांव का ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जल गया, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। आप इमेजिन करो कि कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा वापस आने के लिए? कुछ घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता मान लो मैक्सिमम। चलो मान लेते हैं कि छूट ले लेते हैं, 1 महीना तक नहीं आ पाया। क्या इससे ज्यादा टाइम ले सकती है? आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि नहीं, इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकता, पर आपको मैं बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा
ये 2017 की बात है, 2017 में हुआ था। पूरे 2 साल के लिए गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हमने यहाँ पे लोगों ने एमएलए के पास गए, वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन डाले, कंप्लेंट डाले, हर एक चीज़ हुआ, पर 2 साल तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर के लोगों का ज़्यादा वोट्स नहीं था, लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं उस गाँव में। और ये कोई ऐसे नहीं, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें, आप जाकर के रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें कि 2 साल बाद जाकर के इलेक्ट्रिसिटी आई हमारे गाँव में। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये किस्सा है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं पूरे देश भर में, पूरे राज्य में, पूरे देश भर में। आप अगर थोड़ा सा टाइम लेकर के अगर रिसर्च करोगे, टाइम निकाल करके, तो आपको हर एक डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी, इंटरनेट के ऊपर खुले में अवेलेबल है। इलेक्शंस के टाइम पे लोग जब वोट डालने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोच कर जाते हैं वोट डालने के लिए कि ये कैंडिडेट हमारी जाति का, हमारी कास्ट का है, तो हम इसे वोट डालेंगे, इसे जिताएंगे। नो डाउट, जब एक SC ST कैटेगरी, एक दलित कैटेगरी से अगर कोई इंसान ऊपर उठ करके जाता है तो पूरी कैटेगरी को रिकग्निशन मिलती है, पर वो भी इंसान जब जीत जाता है तो कुछ खास नहीं करता है अपने लोगों के लिए, उन दलित कैटेगरी के लोगों के लिए, जिससे वो ऊपर उठ करके दुनिया में उभर करके आ सके। वो भी उन्हीं नेताओं की तरह बन जाता है जो आजकल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दलित हैं, जो और बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे, MLA, MP, कुछ लीडर्स तो प्रेसिडेंट भी रहे कुछ पार्टीज के, और अभी भी हैं, पर उन्होंने कुछ खास नहीं किया है अभी तक अपने लोगों के लिए। आज हमारे देश की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है कि अगर कोई एक नेता एक छोटी सी चेयर, एक टेबल लगा दे किसी सोसाइटी या फिर किसी पब्लिक प्लेस में, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है उस टेबल या चेयर के ऊपर कि श्री 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 सम्मान्य XYZ के तरफ से भेंट। उससे ज़्यादा महंगी सिगरेट तो एक दिन में वहाँ पर उसके ऊपर बैठे हुए लोग फूंक देते हैं, धुएं में उड़ा देते हैं, पर वो घमंड नहीं करते हैं, जिसने प्राउडली ये सारे लोग लिखवाते हैं कि श्री 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 सम्मान्य इनकी तरफ से भेंट। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि नेता चुनना अपने देश के लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वोट करने जाओगे तो ज़रा सोचिए, ज़रा जोर लगाइए दिमाग पे कि आप किसको उस पोजीशन पे देखना चाहेंगे जो आपके देश का भविष्य बदल सके, आपके राज्य, आपके डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले का, अपने एरिया का भविष्य बदल सकता है। आपका ये वोट बहुत महंगा होता है, बहुत कीमती होता है, तो इसको सोच समझ करके खर्च कीजिएगा। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।